आज बाजार में एक बड़ी ही अजीब कहानी चल रही है। अच्छा, किस बारे में? एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। हाँ। उसके नतीजे देखिए, शानदार आए हैं। डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। फिर तो स्टॉक को बढ़ना चाहिए था। यही तो बात है। स्टॉक पिछले 5 दिनों से लगातार गिर रहा है। कितना? करीब 14% तक नीचे। 14%? शानदार नतीजों के बाद ये तो सच में अजीब है ना? तो हमारे सामने एक अजीब केस है। एक शानदार कंपनी का स्टॉक, पर अपराधी कौन है? कंपनी के अंदर की कोई बात या कुछ बाहर का? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो स्रोत कहते हैं कि पिछले 5 दिनों में गिरावट 14.13% है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम जूम आउट करें, मतलब लंबी तस्वीर देखें, तो पिछले 1 साल में 156% का रिटर्न है। 156%? और 5 साल में अंदाजा लगाइए, 912%। 912%? 5 साल में? तब तो ये 14% की गिरावट उस बड़े पहाड़ के सामने एक छोटे से कंकड़ जैसी लगती है। बिल्कुल। और यहीं से सवाल और भी गहरा हो जाता है। जब कोई स्टॉक इतना जबरदस्त चला हो, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि वजह कंपनी के अंदर नहीं, बाहर है। हमारे स्रोत 2 बाहरी वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। पहली और सबसे बड़ी वजह है, जैसे बाजार की भाषा में कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। बिल्कुल, मुनाफा वसूली। पर यह सिर्फ मुनाफा वसूली नहीं है, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान? वो कैसे? सोचिए, ये लालच और डर के बीच की क्लासिक लड़ाई है। कंपनी का प्रदर्शन लालच को हवा देता है, लेकिन जब कोई स्टॉक 900% से ज्यादा बढ़ जाए तो कागज पर दिख रहे मुनाफे को खोने का डर हावी होने लगता है। अच्छा। बल्कि इसलिए कि मुनाफा इतना बड़ा है कि कोई उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। और ये सिर्फ इस एक शेयर में नहीं, पूरे ऑटो एंसिलरी सेक्टर में यही माहौल है। लेकिन क्या ये अजीब नहीं कि सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक को भी इसी तरह बेचा जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये हमें दूसरी वजह पर लाता है, बाजार का व्यापक दबाव। मतलब पूरे मार्केट का मूड ही खराब है। सही पकड़ा। अभी पूरे भारतीय शेयर बाजार का मूड ही थोड़ा सुस्त है। विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जब बाजार में ऐसी घबराहट होती है तो अक्सर अच्छी और बुरी कंपनियां सब एक ही लहर में बह जाती हैं। निवेशक उस वक्त बारीकियों में नहीं जाते, वो बस अपना जोखिम कम करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये आपकी गलती नहीं, माहौल ही खराब है वाला मामला है। कंपनी के Q2 नतीजे तो कमाल के थे। नेट सेल्स 1186 करोड़ और नेट प्रॉफिट 69 करोड़ रुपए। पिछले साल से 15% ज्यादा। और ऊपर से 12 नवंबर को 1.90 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी। ये तो निवेशकों के लिए दोहरी खुशी होनी चाहिए थी। होनी तो चाहिए थी। फिर भी स्टॉक गिर रहा है। क्या कंपनी के अंदर कोई और ऐसी बात है जो हम नहीं देख पा रहे? शायद इसका वैल्यूएशन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कैसे? देखिए, कंपनी के फंडामेंटल्स जबरदस्त हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 20.7% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है इसका PE रेशियो, जो 58 पर है। 58 का PE? मतलब ये तो काफी ज्यादा हुआ। हाँ, मतलब ये कि निवेशक इस कंपनी के हर 1 रुपए की कमाई के लिए 58 रुपए देने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि बाजार को कंपनी से भविष्य में बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन ये कीमत थोड़ी महंगी भी मानी जाती है। बिल्कुल। और जब कोई शेयर इतना महंगा हो जाता है तो थोड़ी सी भी घबराहट में लोग सबसे पहले उसी में मुनाफा वसूली करते हैं। तो कोई छिपी हुई बुरी खबर नहीं है, बस ऊंचे वैल्यूएशन ने इसे थोड़ा संवेदनशील बना दिया है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? एक तरफ सोने जैसी कंपनी, दूसरी तरफ बाजार का खराब मूड। एक निवेशक क्या करे? स्रोत कहते हैं कि ये पूरी तरह से नजरिए पर निर्भर करता है। यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वालों के लिए अलग अलग सलाह है। सही कहा। जो लंबी अवधि के निवेशक हैं, जिन्हें कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पे भरोसा है, उनके लिए ये गिरावट खरीदने का एक मौका हो सकती है। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, उन्हें सावधान रहने की सलाह दी गई है। उनके लिए तकनीकी लेवल्स मायने रखते हैं। स्रोत के अनुसार 1000 रुपए का लेवल एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट। हाँ, और 1200 रुपए एक रेजिस्टेंस की तरह। यानी ऐसा लगता है कि 1000 के आसपास कई खरीदार बैठे हैं जो इसे और गिरने से रोक सकते हैं, और 1200 पर पहुंचते ही बिकवाल आ जाते हैं। तो स्टॉक कुछ समय के लिए इन 2 स्तरों के बीच फंसा रह सकता है। इसकी काफी संभावना है।
तो अंत में सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है, जब किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और बाजार का सेंटिमेंट दो अलग अलग बल्कि उल्टी कहानियां सुना रहे हों, तो एक निवेशक को किसकी सुननी चाहिए और कब तक?